हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र डेली अपलोड किया जाता है, जीडीसी और एलडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग बिलासपुर डिवीज़न में हुए एलडीसी 35% कोटा के तहत जो एग्ज़ाम हुआ था स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। यह एग्ज़ाम 22/9/2023 को दोस्तों कंडक्ट करवाया गया। तो आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण वाले ट्रेडों के लिए प्रशिक्षुता की अधिकतम अवधि क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत निर्दिष्ट ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 3, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन से पात्र हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति। प्रश्न संख्या 4, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के पहले वर्ष के दौरान ट्रेड प्रशिक्षुओं को देय वजीफे की न्यूनतम दर क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्र में अकुशल श्रम के लिए न्यूनतम मजदूरी का 100%। प्रश्न संख्या 5, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नियोक्ता। प्रश्न संख्या 6, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 में 61 की कौन सी धारा प्रशिक्षुता सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धारा 12। प्रश्न संख्या 7, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं के लिए अधिकतम कार्य घंटों की अनुमति क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रति सप्ताह 48 घंटे। प्रश्न संख्या 8, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रशिक्षुओं के प्रमाणीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद। प्रश्न संख्या 9, प्रशिक्षुओं की नियुक्ति के संबंध में प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर क्या जुर्माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 20,000 रुपये तक जुर्माना। प्रश्न संख्या 10, प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं से संबंधित विवादों और शिकायतों को हल करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन परिषद। प्रश्न संख्या 11, कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जो कथन गलत है वो दोस्तों वो है, एक, रेलवे स्कूल केवल सीबीएसई से संबंधित हो सकते हैं। ये बात गलत है, बाकी सब सही है। रेलवे स्कूल संविदा शिक्षकों का उपयोग करके सेवाएं प्रदान कर सकता है। जिला कलेक्टर द्वारा रेलवे स्कूल का निरीक्षण किया जा सकता है। रेलवे स्कूल रेलवे पास पीटीओ के हकदार है। बिल्कुल सब सही है। प्रश्न संख्या 12, SECR यानी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में रेलवे स्कूल किन स्थानों पर स्थित है? तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 यानी कि बिलासपुर और डोंगरगढ़ दोनों में स्थित है। प्रश्न संख्या 13, SECR MHSS नैनपुर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14, बिलासपुर की हाउस सिस्टम में किसी भी हाउस का नाम क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तिलक। प्रश्न संख्या 15, SECR HSS नंबर 1 बिलासपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1903 ईस्वी में।
प्रश्न संख्या 16, डीआरएम किस वेतन स्तर तक सीजी नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं, यानी कंपनसेशन ग्राउंड किस लेवल तक डीआरएम कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लेवल 6 तक। प्रश्न संख्या 17, अनुबंध पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भत्ता या वेतन तत्व अनुमत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, परिवहन भत्ता। प्रश्न संख्या 18, संविदा पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए डैश की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.5 दिन की दर से। प्रश्न संख्या 19, लोक अभियोजक स्तर लेवल 7 ACS 275 IRME 1 के अनुसार के लिए सीधी भर्ती की प्रतिशत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 100%। प्रश्न संख्या 20, लोक अभियोजक स्तर 7 ACS 275 IRME 1 के अनुसार के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, LLB। प्रश्न संख्या 21, स्काउट और गाइड कोटा के तहत भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के पूर्णांक क्या हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60 अंक। प्रश्न संख्या 22, स्काउट और गाइड कोटा के तहत भर्ती के लिए परीक्षा में निबंध प्रश्न कितने अंक का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 20 अंक का। प्रश्न संख्या 23, कौन सी कोटा रिक्ति यदि नहीं भरी जाती तो आगे बढ़ा दी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, PWBD कोटा। प्रश्न संख्या 24, सीजी नियुक्ति को कौन मंजूरी दे सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, DRM। प्रश्न संख्या 25, लेवल 1 पदों पर भूमि हारे हुए लोगों की नियुक्ति को कौन मंजूरी दे सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, DRM। प्रश्न संख्या 26, RBI 101/2022 के अनुसार SSC में CG उम्मीदवार की नियुक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उम्मीदवार IIT NIT से होना चाहिए, गलत है। प्रश्न संख्या 27, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का सीधी भर्ती वेतन स्तर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेवल 6। प्रश्न संख्या 28, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, BSLP। प्रश्न संख्या 29, ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट की सीधी भर्ती के लिए आयु पात्रता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 21 से 30 वर्ष के बीच। प्रश्न संख्या 30, ऑडियोलॉजिस्ट रेलवे में नियुक्ति के लिए ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट का पंजीकरण कहाँ होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, RCI में। प्रश्न संख्या 31, क्या एकल माताओं को आवधिक स्थानांतरण की योजना से छूट दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नहीं। प्रश्न संख्या 32, क्या स्तनपान कराने वाली माता को आवधिक स्थानांतरण योजना से छूट दी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नहीं। प्रश्न संख्या 33, RBE 74/2023 के अनुसार जहां तक संभव हो विकलांग व्यक्तियों को आवधिक स्थानांतरण नीति से छूट दी गई है, ये कथन क्या है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यह सत्य कथन है। प्रश्न संख्या 34, इंटर डिवीजन म्यूचुअल ट्रांसफ़र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। प्रश्न संख्या 35, कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। एज पर ACS 143 IRM rule, which is on the following head activities not included under the purview of staff benefit fund। इसमें से कौन इसमें शामिल नहीं है स्टाफ बेनिफिट फंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36, IREM 1 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष गतिविधि कर्मचारी लाभ निधि के दायरे में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, खेल गतिविधियाँ। प्रश्न संख्या 37, 8 घंटे की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर SBF समिति द्वारा नियुक्त आयुर्वेद होम्योपैथिक सलाहकार को स्वीकार भत्ता किस प्रकार है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75,000 रुपये। प्रश्न संख्या 38, किसी क्षेत्र में कार्मिक शाखा का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, PCPO। प्रश्न संख्या 39, यदि कोई रेलवे कर्मचारी समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए मर जाता है तो कितनी अनुग्रह राशि एकमुश्त दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 35 लाख रुपया। प्रश्न संख्या 40, यदि किसी विदेशी देश में युद्धग्रस्त क्षेत्र में से भारतीय नागरिकों को निकालने के दौरान किसी रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया जाता है? RBE 139/2026 की 16 के अनुसार। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 लाख रुपया। प्रश्न संख्या 41, यदि आतंकवाद द्वारा हिंसा के दौरान किसी रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख रुपया। प्रश्न संख्या 42, यदि किसी रेलवे कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मौत हो जाती है तो कितनी अनुग्रह राशि दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 25 लाख। प्रश्न संख्या 43, रेलवे में दंत चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 44, कौन सा भत्ता बंद कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैनिक स्थानांतरण भत्ता। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे स्टेशन SCR के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। इनमें से कोई भी जो है SCR के क्षेत्र में नहीं आता है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन चितरंजन में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, CLW। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई हाल ही में बंद कर दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IROF। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई हाल ही में बंद कर दी गई है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IRSDC। प्रश्न संख्या 49, कार्मिक शाखा में कौन सा अनुभाग चयन परीक्षण आयोजन कराने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोपनीय शाखा। प्रश्न संख्या 50, HRF में कौन सा मॉड्यूल आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैडेट मॉड्यूल। प्रश्न संख्या 51, RRB 2021-5/2021 के अनुसार भूमिकाओं और जिम्मेदारियों निर्दिष्ट की गई है। RRB परीक्षा में क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंधित DRM। प्रश्न संख्या 52, RRB 2021 के अनुसार भूमिकाएं और जिम्मेदारी निर्दिष्ट की गई है। RRB परीक्षा में अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संबंधित ADRM। प्रश्न संख्या 53, RRB के अध्यक्षों की कर्तव्य सूची में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति पत्र जारी करना। प्रश्न संख्या 54, डैश प्रत्येक विभाग में चयन के रूप में पदों का वर्गीकरण तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रेलवे बोर्ड। प्रश्न संख्या 55, प्रत्याशित रिक्ति की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में नहीं रखा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी को नहीं। प्रश्न संख्या 56,
किसी डिवीजन में गठन के लिए केवल डीआरएम एडीआरएम ही सक्षम प्राधिकारी है। चयन बोर्ड चाहे जिस ग्रेड के लिए चयन होना हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सच्चा बयान, यह कथन सत्य है। प्रश्न संख्या 57, वह कथन चुने जो नियमों के विरुद्ध है। इनमें से वह कथन चुने जो नियमों के विरुद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं कथन ऐसा है जो नियम के विरुद्ध है, सभी कथन जो है सत्य हैं। प्रश्न संख्या 58, जब चयन किसी ऐसे पद पर होता है जो पदोन्नति के नियमित चैनल में है तो तत्काल निचले ग्रेड में कर्मचारियों ने 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, केवल पदोन्नति पर विचार किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 59, कृपया रेलवे द्वारा विचार किए गए चिकित्सा वर्गीकरण के कारणों का हवाला दिए हुए सही विकल्प चुने। तो उसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक कारण। प्रश्न संख्या 60, चिकित्सीय रूप से अक्षम स्टाफ को डैश उच्चतर में समाहित किया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 61, रेलवे कर्मचारियों काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 रोड साइड स्टेशन का तात्पर्य इसके अलावा किसी अन्य स्टेशन से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक स्टेशन जहां से ट्रेनों को नियमित उपाय के रूप में ऑर्डर नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 62, HOER से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी जो कथन है वो सत्य हैं। प्रश्न संख्या 63, धारा 130 HOER के खंड सी के उपखंड वी के तहत कर्मचारियों के निम्नलिखित में से किस श्रेणी को बहिष्कृत माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी को। प्रश्न संख्या 64, डीआरएम किस ग्रेड का अधिकारी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी SAG। प्रश्न संख्या 65, जोन के संचालन विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी PCOM। प्रश्न संख्या 66, 7वें वेतन आयोग के अनुसार कार्यालय सहायक का वेतन स्तर क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेवल 1। प्रश्न संख्या 47, रात्रि ड्यूटी भत्ते की गणना के लिए कौन सा मूल वेतन उच्चतम सीमा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 43,600। प्रश्न संख्या 68, लेवल 6 तक गैर पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए PCO भत्ता कितना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मूल वेतन का 12%। प्रश्न संख्या 69, दिव्यांगजन बच्चों के मामले में रेलवे कर्मचारियों के बाल शिक्षा भत्ता का भुगतान किस दर से किया जाता है। तो दिव्यांगजन में जो किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है 4500 रुपये प्रति माह की दर से। प्रश्न संख्या 70, यदि कोई रेलवे पेंशनभोगी रेलवे स्वास्थ्य इकाई से 2.5 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहता है तो वह कितने निश्चित चिकित्सा भत्ते का हकदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 71, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवारत रेलवे कर्मचारियों को विशेष कर्तव्य भत्ता मूल वेतन का कितना मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 10% उसको एक्स्ट्रा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 72, यदि स्थानांतरण में 20 किलोमीटर से कम का स्थान परिवर्तन शामिल है तो कितना CTG का भुगतान किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73, रेलवे सेवा में भंडार विभाग का प्रमुख कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी PCMM। प्रश्न संख्या 74, लोको पायलट किस विभाग का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक OP डिपार्टमेंट का वह होता है। प्रश्न संख्या 75, सामान्यतः संभाग में कौन सा विभाग सीधे तौर पर संपर्क गतिविधियों का प्रभारी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कॉमर्शियल। प्रश्न संख्या 76, एक वर्ष में स्कूल पास के कितने सेट प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3 सेट पास प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 77, निपटान पास की मुद्रा क्या है, कितने दिन होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 महीने।
प्रश्न संख्या 78, कर्मचारी चार्टर के अनुसार पैनल के संचालन के बाद कितने दिनों के भीतर आरआरबी आरआरसी उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेजने की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 30 दिन के अंदर। प्रश्न संख्या 79, कर्मचारी चार्टर के अनुसार कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर कितने दिनों के भीतर डीआरएम साक्षात्कार आयोजित किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उसी दिन। प्रश्न संख्या 80, कर्मचारी चार्टर के अनुसार प्रमुख दंड NESR मामलों को कितने दिनों के भीतर निपटाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 150 दिन के अंदर। प्रश्न संख्या 81, कर्मचारी चार्टर के अनुसार कितने दिनों के भीतर चिन्हित कार्यालयों के लिए फिल्टर पानी का प्रावधान किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 60 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 82, उम्मीदवार के आवेदन के लिए किस दस्तावेज को स्कैन और अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कर्मचारी का आधार कार्ड। प्रश्न संख्या 83, समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए कौन सा पर्याप्त आधार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा वर्गीकरण। प्रश्न संख्या 84, सही विकल्प चुने जो ग्रेच्युटी की गणना के लिए विचार किए जाने वाले वेतन तत्व को दर्शाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 यानी मूल वेतन, DA और योग सेवा। प्रश्न संख्या 85, कल्याण निरीक्षक को आरोपी पत्र कौन जारी कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सीनियर DPO। प्रश्न संख्या 86, सही विकल्प चुने जिसमें ग्रेच्युटी रोकने का वैध कारण शामिल हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तिमाही का अवकाश न होना। विभागीय कार्रवाई और उसके बाद न्यायिक कार्रवाई, तीनों ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 87, विधवा के लिए हकदार पास संख्या मृत कर्मचारी द्वारा पात्र पासों की संख्या डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आधा। प्रश्न संख्या 88, कल्याण निरीक्षक का प्रवेश वेतन स्तर क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लेवल 6 में वो आते हैं। प्रश्न संख्या 89, MSOP 2018 के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों के लिए विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने का वाला सबसे निचला प्राधिकारी कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ADRM। प्रश्न संख्या 90, वरिष्ठ स्तर पर राजपत्रित पदों का निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी PHOD। प्रश्न संख्या 91, वरिष्ठ टाइम स्केल अधिकारी अपने नियंत्रण में 7CPC के डैश स्तर तक इकाई के आधार पर पदों पर पूर्ण शक्तियों के साथ पदोन्नति कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5 तक लेवल 5 तक। प्रश्न संख्या 92, कर्मचारियों के लिए विशेष विकलांगता अवकाश स्वीकृत करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी CMS। प्रश्न संख्या 93, जिसके पास समूह C और समूह D कर्मचारियों की दर्ज निम्न तिथि में बदलाव की शक्ति हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी PCPO। प्रश्न संख्या 94, सिग्नल और दूरसंचार विभाग के मामलों को नियंत्रित करने वाले रेलवे बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सदस्य बुनियादी और ढांचा। प्रश्न संख्या 95, RRB किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़ में। प्रश्न संख्या 96, प्लेसमेंट समन्वयक का गठन निम्नतम कार्य के लिए होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरण या पोस्टिंग, ट्रांसफर और पोस्टिंग। प्रश्न संख्या 97, SLP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्पेशल लीव पिटीशन या विशेष अनुमति याचिका। प्रश्न संख्या 98, भर्ती का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना। प्रश्न संख्या 99, अधीनस्थ के से वरिष्ठ तक संचार कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऊर्ध्व संचार।
प्रश्न संख्या 100, आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हुआ, कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 अक्टूबर 2005 को। उसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं एलडीसी की हर डिपार्टमेंट एग्जाम में वो राजभाषा से रहते हैं। तो दोस्तों आइए राजभाषा के प्रश्न को भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देवनागरी लिपि में हिंदी। प्रश्न संख्या 102, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 10 मई 1963 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 103, हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 104, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? तो 1967 में संशोधित हुआ। प्रश्न संख्या 105, संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद का नाम बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 44। प्रश्न संख्या 106, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो ये 1976 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 107, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल 9 अनुच्छेद हैं, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 108, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डी.बी. पंत। प्रश्न संख्या 109, भाग 6 कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 210। और आज का अंतिम प्रश्न, वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्री ललित नारायण मिश्र ने। तो दोस्तों ये थे बिलासपुर डिवीजन में हुए 22/9/2023 को स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसके हल प्रश्न पत्र। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको रेलवे से जुड़ी हर डिपार्टमेंट का एग्जाम क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।